चलिए, आज की बातचीत की शुरुआत सीधे एक बयान से करते हैं जिसने हाल ही में काफी हलचल मचा दी। उत्तराखंड की एक मंत्री हैं गिरधारी लाल साहू। उन्होंने एक सभा में कहा, लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आ रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं। लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आ रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आ रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। और ये कोई बंद कमरे में कही गई बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक भरी राजनीतिक सभा में कहा गया। वो अपनी पत्नी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के लिए 2027 के चुनावों का प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इस एक बयान और उस पर हुए राजनीतिक हंगामे की ही बात नहीं करेंगे। हमारे पास इस घटना पर न्यूज़ 18, द रेड माइक और न्यूज़ 24 की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम इस एक घटना को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी और गहरी सामाजिक मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे। और उस मानसिकता को समझने के लिए हम मनोविज्ञान के एक जरूरी कॉन्सेप्ट सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी यौन वस्तुकरण पर भी बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद ये देखना है कि कैसे एक नेता का मजाक में कहा गया वाक्य हमारे समाज की सोच के बारे में कई परतें खोलता है। तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही चलते हैं। ये हुआ क्या था और कैसे? तो जैसा मैंने बताया, जगह थी अल्मोड़ा। गिरधारी लाल साहू अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे थे। मंच पर एक अविवाहित युवक नवीन का जिक्र आता है और साहू उससे मजाक में कहते हैं कि भाई अगर शादी नहीं हो रही तो चिंता मत करो। अच्छा। हम बिहार से 20-25 हजार में लड़की ले आएंगे। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक सोर्स ये बताता है कि जब उन्होंने ये बात कही तो वहां मौजूद भीड़ में से कुछ लोग हंसे। हाँ। और कुछ ने तालियां भी बजाई। हाँ। ये बात चौंकाने वाली है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यक्ति के बयान का मामला नहीं रहा। नहीं, ये उस माहौल की भी कहानी कहता है जहां ऐसी बात को मजाक की तरह लिया जा रहा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो हंसी और वो तालियां शायद इस घटना का सबसे अहम हिस्सा है। खैर, जैसे ही ये वीडियो बाहर आया, एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया। जाहिर तौर पर बिहार में इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ। आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों ने तो इसकी कड़ी निंदा की ही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साहू के अपनी पार्टी यानी बीजेपी की जो बिहार इकाई है। अच्छा, उनकी अपनी पार्टी ने? जी, उन्होंने भी इसे शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक बताया। अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। हाँ, और सिर्फ पार्टी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया कि अगर किसी को खरीदने की बात हो रही है तो ये बेहद निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और बात यहीं नहीं रुकी होगी। नहीं, बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर खुद संज्ञान लिया। अच्छा। उन्होंने साहू को 20 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग भी कर डाली। और आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, खासकर बिहार की महिलाओं की? द रेड माइक की रिपोर्ट में बिहार की कुछ आम महिलाओं से बात की गई थी। जी। उनके जवाब में गुस्सा और अपमान का भाव साफ था। एक महिला ने जो कहा वो शायद पूरे सेंटिमेंट को पकड़ता है। उन्होंने कहा, बिहार की लड़कियां बिकाऊ नहीं हैं, वो टिकाऊ हैं। ये एक लाइन उस बयान से हुए नुकसान को पूरी तरह बयां करती है। बिल्कुल। तो इतने बड़े विवाद के बाद जाहिर है साहू की तरफ से कोई सफाई या माफी आई होगी। मामला बस सॉरी बोलकर खत्म करने की कोशिश हुई होगी। बिल्कुल। ये तो आजकल एक क्या कहते हैं, एक तहशुदा स्क्रिप्ट की तरह हो गया है। पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि उनके बयान को विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। और उनकी सफाई क्या थी? उन्होंने उस 20-25 हजार वाली बात को कैसे सही ठहराने की कोशिश की? उन्होंने दावा किया कि वो तो अपने एक दोस्त की शादी के बारे में मजाक कर रहे थे और फिर वो बात कही जो अक्सर ऐसे मामलों में कही जाती है। कौन सी? उन्होंने कहा कि वो तो महिलाओं को देवी के समान मानते हैं। देवी के समान? जी। और हर साल बरेली में 101 बेटियों की शादी करवाने में मदद करते हैं। और वीडियो के अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली कि अगर उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो माफी चाहते हैं। एक मिनट, ये विरोधाभास बहुत गहरा है। जी। एक ही सांस में आप महिलाओं को देवी भी कह रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ उन्हीं के लिए 20-25,000 की कीमत भी तय कर रहे हैं। जी। ये दिमाग में एक साथ कैसे चल सकता है? सही बात है। मुझे लगता है हमारी बातचीत का जो असली मुद्दा है वो यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे खास तरह की सोच काम कर रही है। एकदम सही। और मनोविज्ञान में इस सोच के लिए एक खास शब्द है, ऑब्जेक्टिफिकेशन या वस्तुकरण। इसका मतलब है किसी इंसान को एक जीते जागते सोचने समझने वाले व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक वस्तु या एक सामान, एक कमोडिटी की तरह देखना। एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। बिल्कुल।
ये एक तरह का अमानवीकरण है, डीह्यूमनाइजेशन। जब आप किसी इंसान से उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसकी पहचान, ये सब छीन लेते हैं और उसे सिर्फ उसके शरीर या उसके किसी एक काम तक सीमित कर देते हैं, तो आप उसका वस्तुकरण कर रहे होते हैं। और साहू का बयान, जिसमें उन्होंने महिलाओं के एक पूरे समूह पर 20-25 हजार का प्राइस टैग लगा दिया, वो इसका एक क्लासिक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। क्या आप इसे किसी और उदाहरण से समझा सकते हैं ताकि ये और साफ हो जाए? जरूर। सोचिए, एक कला का पारखी किसी पेंटिंग को देखता है। वो उसके रंग, उसकी बनावट, कलाकार की सोच, उसके पीछे की कहानी, सबको सराहता है। ठीक है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति उसी पेंटिंग को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है कि इसकी कीमत कितनी है और आगे ये कितना मुनाफा देगी। अच्छा। दोनों उस पेंटिंग को देख रहे हैं, लेकिन एक उसे उसकी कला के लिए सराह रहा है और दूसरा उसे एक बिकाऊ सामान में बदल रहा है। यही फर्क है एप्रिसिएशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन में। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जब किसी इंसान के साथ, खासतौर पे महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो इसका उन पर क्या असर पड़ता होगा? ये सिर्फ अपमान की बात है या इसके और भी गहरे मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं? इसके बहुत बहुत गहरे परिणाम होते हैं। 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, बारबरा फ्रेडरिक्सन और टॉमी एन रॉबर्ट्स। उन्होंने 1997 में ऑब्जेक्शन थ्योरी पेश की थी। उन्होंने बताया कि जब समाज में महिलाओं का लगातार वस्तुकरण होता है, चाहे वो विज्ञापनों में हो, फिल्मों में हो या फिर ऐसी बातों में, तो महिलाएं धीरे धीरे खुद को भी समाज की नजरों से देखने लगती हैं। मतलब वो खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगती हैं। बिल्कुल। हाँ। इसे सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी आत्मवस्तुकरण कहते हैं। आत्मवस्तुकरण। ये ऐसा है जैसे किसी को हर वक्त अपने साथ एक आईना लेके चलने पर मजबूर कर दिया गया हो। वो दुनिया को सीधे अनुभव करने के बजाय हर पल ये सोचती रहती हैं कि मैं दूसरों को कैसे दिख रही हूँ। ये तो मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला होगा। बहुत ज्यादा। और इसका उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके काम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कैसे? रिसर्च बताती है कि सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से महिलाओं में शर्म, चिंता, डिप्रेशन और यहाँ तक कि खाने पीने से जुड़ी बीमारियां, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इनका खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। जब आपकी दिमागी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस बात पर खर्च हो रहा है कि आप कैसे दिख रहे हैं, तो आपके पास अपने काम, अपनी पढ़ाई या अपनी खुशी पर ध्यान देने के लिए कम ऊर्जा बचती है। तो ये उनके आत्मविश्वास को और उनके प्रदर्शन को दोनों को गिराता है। बिल्कुल। और जब हम बिहार की उस महिला का बयान सुनते हैं कि हम बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं, तो उसमें वो दर्द और उस वस्तुकरण को नकारने की कोशिश साफ दिखती है। एकदम। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या किसी की खूबसूरती की तारीफ करना या किसी के प्रति आकर्षित होना, क्या उसमें भी एक तरह का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होता? क्या ये हमेशा ही नकारात्मक होता है? ये बहुत ही जरूरी और बारीक सवाल है और इस पे भी अलग अलग विचार हैं। कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट मानती हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ही महिलाओं के शोषण की जड़ है, लेकिन वहीं कैमिली पागलियां जैसी कुछ सेक्स पॉजिटिव फेमिनिस्ट का तर्क थोड़ा अलग है। वो क्या कहती हैं? उनका तर्क है, जो काफी विवादास्पद भी है, कि किसी को एक यौन वस्तु के रूप में देखना हमारी इंसानी फितरत का एक हिस्सा है और यह हमेशा अमानवीय नहीं होता। अच्छा। उनके मुताबिक आकर्षण में अक्सर ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक तत्व होता ही है। समस्या तब शुरू होती है जब आप किसी व्यक्ति में उसकी सेक्सुअलिटी या खूबसूरती के अलावा कुछ और देख ही नहीं पाते। मतलब जब वो आकर्षण उस व्यक्ति की पूरी इंसानियत पर हावी हो जाए। बिल्कुल। जब आप उस व्यक्ति के विचारों, उसकी भावनाओं, उसकी पहचान, उसके सपनों को पूरी तरह नजरअंदाज करके उसे सिर्फ एक शरीर या एक वस्तु में बदल देते हैं। समझी। असली खतरा वहां है, और गिरधारी लाल साहू ने जो किया वो इसी खतरे की चरम सीमा है। उन्होंने किसी की तारीफ नहीं की, उन्होंने किसी के प्रति आकर्षण नहीं दिखाया, उन्होंने बिहार की महिलाओं की पूरी पहचान को मिटाकर उन पर एक कीमत का ठप्पा लगा दिया। सही। ये उस बहस से बहुत आगे की और सीधी सीधी वस्तुकरण की परिभाषा में आता है। तो जो फर्क है वो सराहना और मोल भाव का है। हाँ। एक फूल की खूबसूरती को सराहने में और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत तय करने में जो जमीन आसमान का फर्क है, वही यहाँ भी लागू होता है। आपने इसे एकदम सही शब्दों में पिरोया है, और यही हमें वापस साहू के बयान और उनकी देवी वाली सफाई पर ले आता है। हाँ, मैं उसी पे वापस आना चाहती थी। ये देवी वाली बात क्या है? ये दोहरापन क्यों? ये एक बहुत पुराना और क्लासिक तरीका है जिसे बेनेवोलेंट सेक्सिज्म या उदारवादी लिंग भेद कहा जाता है। उदारवादी लिंग भेद? हाँ। इसमें महिलाओं को एक ऊंचे आसन पर तो बिठा दिया जाता है, देवी, घर की इज्जत, नाजुक, लेकिन उनसे उनकी आज़ादी, उनके फैसले लेने का हक और उनकी बराबरी का दर्जा छीन लिया जाता है। अच्छा। देवी की सिर्फ पूजा की जा सकती है, उससे बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता, उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है।
भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो। तो एक तरफ उन्हें खरीदने बेचने की बात करना और दूसरी तरफ उन्हें देवी कहना, ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। दोनों ही तरीकों से आप महिलाओं को एक इंसान के तौर पर उसके बराबरी के हक से वंचित कर रहे हैं। एकदम। एक में आप उसे वस्तु बना रहे हैं, दूसरे में आप उसे मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में आप उसे एक बराबर का इंसान नहीं मान रहे। और इसीलिए जब साहू जैसे लोग पकड़े जाते हैं तो वो फौरन देवी वाली दलील का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके पहले बयान को संतुलित कर देगा, जबकि असल में वो उसी पितृसत्तात्मक सोच को और मजबूत कर रहा होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि उत्तराखंड में दिया गया एक बयान सिर्फ एक राजनीतिक गलती नहीं थी। जी। हमने गिरधारी लाल साहू के बयान, उस पर हुई चौतरफा आलोचना और फिर उनकी विरोधाभासी माफी को समझा। और फिर हमने इस एक घटना की जड़ तक जाने की कोशिश की। हमने यौन वस्तुकरण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझा। हाँ। हमने जाना कि किसी इंसान को एक चीज की तरह देखने का क्या मतलब है और सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के जरिए इसके कितने गहरे और हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। हमने ये भी समझा कि किसी की सराहना करने और किसी का वस्तुकरण करने के बीच एक बहुत बारीक लेकिन अहम लकीर है, और कैसे देवी बताकर सम्मान देने का दावा भी असल में बराबरी न देने का ही एक तरीका हो सकता है। कुछ दिनों में ठंडा भी पड़ जाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो उस सभा में इस बयान पर हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे? सही बात है। जब किसी समाज में महिलाओं के एक पूरे समूह को एक बिकाऊ सामान के तौर पर पेश करना हंसी मजाक का विषय बन जाए, तो ये उस एक व्यक्ति से ज्यादा उस समाज की मानसिकता के बारे में क्या बताता है? असली सवाल ये नहीं है कि साहू के मन में क्या था। असली सवाल ये है कि वो हंसी और वो तालियां आखिर आई कहां से।